हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में साइकोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 को आज कंप्लीट करेंगे। आज का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैप्टर थर्ड है आपका जीवन की चुनौतियों के सामना। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट थ्योरी और एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर जो अभी आपको कराए जा रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा आपको सिर्फ 300 के अंदर, जिसके अंदर आपका सिलेबस 100% कवर हो जाता है और प्रैक्टिस सेट में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में सहित आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है। और एनसीईआरटी चैप्टर में आपको 1000 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। अगर आप इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको एग्जाम के लिए 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि आप 2500 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको एक अलग ही आपके अंदर ऊर्जा देखने को मिलता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने टोटल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे, तो आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। और पहला पार्ट आप ज़रूर देख लेना क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, बर्न आउट की अवस्था क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षमता की। सेकंड ऑप्शन है पारिवारिक तथा मानसिक विकास की, सामाजिक तथा धार्मिक उत्थान की, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन आउट होता क्या है, वन आउट अवस्था किसे कहते हैं। तो वन वन आउट उस सिचुएशन को कहते हैं जब आप मानसिक रूप से थक चुके होते हैं और इसकी वजह से आपको शारीरिक थकान भी महसूस कर सकते हैं। वन आउट का शिकार होने पर आपको मूड स्विंग की समस्या हो सकती है, लेकिन तनाव की तुलना में एक बहुत जल्द ठीक हो सकता है। आपके आसपास या आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनका मूड स्विंग बहुत जल्दी चेंज होता है। मूड स्विंग मतलब कोई ऐसा इंसान होगा जो बहुत जल्द जिसको कोई बात बुरी लग जाती है और बहुत जल्दी वो बात खुश हो जाता है। जिसके मूड स्विंग पे डिपेंड करता है कि उसको हँसना कब है, उसको सैड कब हो सकता है, कुछ भी पता ना चले। जो अपना मूड बहुत जल्दी स्विंग कर ले सैड में और खुशी में, उसको कहा जाता है बर्न आउट की अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक चिंता बर्न आउट कहलाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना और इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हैं क्योंकि सवाल करंट में आपकी एमपी साइकोलॉजी पेपर 2 में सवाल पूछा गया था। जीएस की कौन सी अवस्था होती है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इस दोनों सवाल आपके मध्य प्रदेश साइकोलॉजी पेपर 2 का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण जीएस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। पहला ऑप्शन है चेतावनी, प्रतिरोध, परिश्रांति, या ऑप्शन डी है नियंत्रण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है फुल फॉर्म सामान्य अनुकूलन संलक्षण। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जनरल एडेप्टेशन साइड्रोन। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे आप लोग याद रखना है। जिनको हिंदी में याद रखना है इसको नोट डाउन कर लेना, और जिसको इंग्लिश में नोट डाउन करना है वो इंग्लिश में नोट डाउन कर लेगा। क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। जनरल एडप्टेशन सिंड्रोम, जिसे आप हिंदी में सामान्य अनुकूलन संलक्षण के नाम से जानते हैं, ये होता क्या है? तो याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में आपका शरीर तनाव के प्रति कैसा प्रतिक्रिया करता है, इस घटना की पहचान सबसे पहले 1946 में हंस सेली नाम के एक वैज्ञानिक थे, हंस सेली, जो 1946 में इस वैज्ञानिक ने इसके बारे में बात की थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी परिश्रांति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? याद रखना, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। ये सवाल एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जीएस की कितनी अवस्था होती हैं, कितने स्टेजेज़ होते हैं। तो 3 इसके स्टेजेज़ होते हैं, कौन-कौन से? तो पहला आपका होता है सचेत अवस्था।
सचेत अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अलार्म। होता क्या है? तो सचेत अवस्था जो आनुवंशिकी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं के साथ अग्रसर करती है, उसको कहा जाता है सचेत अवस्था। दूसरा आपका होता है प्रतिरोध अवस्था। प्रतिरोध, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहा जाएगा इंग्लिश में रेसिस्टेंस। आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स में रेसिस्टेंस, जिसको हिंदी में प्रतिरोध अवस्था कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिसमें जीव संकट का सामने करने का प्रयत्न करता है, उसको प्रतिअवस्थ अवस्था कहा जाता है। और थर्ड होता है आपका, जो यहाँ पे लिखा है परिश्रांति अवस्था, जिसको इंग्लिश में आप एक्सेशन के नाम से जानते हो। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो तब घटित होता है जब जीव संकट पर विजय पाने में असफल रहता है, उसको परिश्रांति अवस्था कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। मैंने आपको जीएस के 3 से 4 फैक्ट बताए। पहला आपका इसका फुल फॉर्म होता है सामान्य अनुकूलन संरक्षण, जिसे इंग्लिश में जनरल एडप्टेशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसके बारे में किसने बात किया है? तो आपके वैज्ञानिक थे सेली नामक, जिन्होंने 1946 में इसके बारे में बात किया था। इसे एक याद रखिएगा। तीसरा, इसके कितने स्टेज होते हैं? तो इसका 3 स्टेज होते हैं। तीनों का स्टेज के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछा जाते हैं। इसे गैस मत बोलिएगा, ये सामान्य अनुकूलन संरक्षण के नाम से जाना जाता है। तो 3 से 4 फैक्ट जो मैंने आपको बताए, चारों पॉइंट आप इसे नोट डाउन ज़रूर कर लेना। इससे 1 से 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जर्मन, हिंदी, ग्रीक और या लैटिन? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, स्ट्रेस जो की उत्पत्ति है वो आपकी ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण की चरण है? पहला ऑप्शन है चेतावनी, प्रतिरोध, सहनशीलता या ऑप्शन डी है प्रत्याहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 30 काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और कल के वीडियो पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हूँ, तो इसको लेकर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि नकारात्मक घटनाओं नेगेटिव इवेंट्स के उत्पन्न प्रतिबोल क्या कहलाता है? यूरोस्ट्रेस कहलाता है, हाइपर स्ट्रेस कहलाता है, डी स्ट्रेस कहलाता है या ऑप्शन डी हाइपो स्ट्रेस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपर स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस क्या होता है? एक हद तक मनोवैज्ञानिक तनाव, जो कि हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा होता है जो सामान्य व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक साबित हो सकता है, उसको कहा जाता है हाइपर स्ट्रेस। यूरो स्ट्रेस किसे कहते हैं? जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको डर लगना, वो पॉजिटिव यूरो स्ट्रेस कहलाता है। जो कि आप एग्जाम की तैयारी कर चुके हो, फिर भी आपको डर लग रहा है क्योंकि आपका पेपर कैसा जाएगा। तो जितना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट है कि आपने पढ़ाई की है और आपका पेपर अच्छा जा सकता है, इसको लेकर आप पॉजिटिव स्ट्रेस में हो, उसको कहा जाता है यूरो स्ट्रेस। और जस्ट उसका अपोजिट होता है डी स्ट्रेस, जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल भी 1 महीने से कोई पढ़ाई, 2 महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, लेकिन जब उनका एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो चुका है, जैसे कि जितने भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी करने को सबसे ज़्यादा टेंशन उनको पढ़ाई को लेकर नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन है कि उनका पेपर कब होगा। बिल्कुल भी पढ़ाई में कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा टेंशन है कि एग्ज़ाम का डेट कब हो सकता है, एग्ज़ाम कब होगा। ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम का डेट क्लियर होगा तब जाकर वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। उसको कहा जाएगा डी स्ट्रेस। और जो ऐसा इंसान जो एग्ज़ाम का डेट को लेकर टेंशन नहीं ले रहा, जब भी एग्ज़ाम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, ये सोचकर कि जब भी एग्ज़ाम हो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालीफाई कर ले। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो जाएगा, तब जाकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उसको कहा जाएगा डी स्ट्रेस। और जो बिना एग्ज़ाम को डेट सोचे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है, उसको कहा जाएगा यूरो स्ट्रेस। मतलब वो पॉजिटिव स्ट्रेस को सामना कर रहा है और जो एग्ज़ाम के डेट को लेकर ज़्यादा चिंतित है, उसके बाद अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, उसको कहा जाएगा डी स्ट्रेस। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आप लोग के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, आप लोग के लिए टाइम निकाल कर वीडियो बनाना, और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझा पाऊँ, हर एक डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि सिर्फ़ मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर बताना। अगर मैं क्वेश्चन आंसर बताने जाऊँ, तो 50% ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल उनको समझ नहीं आएगा, और साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप किसी भी पॉइंट को अच्छे से डिटेल में नहीं जानते हो, आप उसे नहीं बताओगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा, और क्वेश्चन आपके डिटेल में पूछे जाते हैं। सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर याद करने से आपका पेपर कभी क्लियर नहीं होगा। जब तक आप उसे डिटेल में नहीं जानोगे, डिटेल में आप उसे नहीं समझोगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और जितने लोग प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं, अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो आप लोग उसे प्लीज़ पूरा टोटल जितना मैंने प्रैक्टिस सेट आपको 32 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 32 को 32 प्रैक्टिस सेट उसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, और एनसीईआरटी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर 32 के 32 प्रैक्टिस सेट आप अटेम्प्ट करो या ना करो, लेकिन एनसीईआरटी का जो 11-12 चैप्टर है, आपको उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, तो मैंने चैप्टर वाइज़ आपको यूट्यूब पे वीडियो करा चुका हूँ। 11 आपका कंप्लीट हो चुका है, और 12 का आज 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सारे वीडियो ज़रूर देख लेना। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एनसीईआरटी से ही पूछे जाएँगे। तो इसे ज़रूर आप कंप्लीट कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 आपको बताना है, एक्सटर्नल स्ट्रेसर के प्रति की गई प्रतिक्रिया क्या है? मतलब एक होता है आपका इंटरनल स्ट्रेस, और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्ट्रेस। इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है? जो खुद अपने मन से आप, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, उसको कहा जाएगा इंटरनल स्ट्रेस। कोई बाहर वाला आपको टेंशन दे दे कि मेरे घर पे ऐसा हो गया है, फिर कहीं पे कुछ ऐसा लफड़ा हो गया है। मतलब कुछ आप समझ रहे हो एक्सटर्नल अफेयर क्या होता है? जो किसी बाहरी की दुनिया से आपको स्ट्रेस मिलना, उसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्ट्रेस, और जो खुद को अपने आप को चिंतित लेना, वो कहा जाता है इंटरनल स्ट्रेस। जैसे कि आपके रिलेशन में कुछ हो गया, वो आपके लिए एक्सटर्नल स्ट्रेस हो गया। लेकिन आपके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला, या फिर अपने आप फ्यूचर को लेकर चिंतित हो, उसको कहा जाएगा इंटरनल स्ट्रेस। तो आपको बताना है कि एक्सटर्नल स्ट्रेसर की की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिबल कहती है, खिंचाव, या डी स्ट्रेस, या ऑप्शन डी है आपका संकोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और जस्ट मैंने आपको बताया था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप क्वेश्चन को रीड करो कि जब प्रतिबल की उत्पत्ति सकारात्मक घटनाओं, पॉजिटिव इवेंट्स से होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ईरो स्ट्रेस कहते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव इवेंट्स होता, तो उसको हम डी स्ट्रेस कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जब नकारात्मक घटनाओं से प्रतिबल की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको डी स्ट्रेस कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्याहार, या ऑप्शन बी है प्रतिगमन, या ऑप्शन सी है आपका प्रतिबल या दबाव कारक, या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा, तो मैंने आपको बताया भी था कि जो ऐसा इंसान जो प्रेशर को झेल नहीं पाता है, आपको बताना है कि प्रेशर टाइम कौन से जो गुण होते हैं, कौन सा विशेषता उनमें नहीं पाई जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुश्चिंता, जिसे आप इंग्लिश में एंजाइटी के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 सहनशीलता टॉलरेंस एक तरह का द्रव्य है, किस पर पड़ता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक निर्भरता को दिखाता है, दैहिक निर्भरता को दिखलाता है, द्रव दुरुपयोग को दिखाता है, या ऑप्शन डी इनमें किसी को भी नहीं दिखाता है। टॉलरेंस क्या होता है आपको पता होगा, आपने काफ़ी डेली लाइफ में वर्ड सुनते आ रहे हो, टॉलरेंस करना। किसी भी चीज़ को आप किसी इंसान को टॉलरेट करते हो, अगर आप उसको बर्दाश्त करते हो। कोई आपको इतना टॉलरेट कर रहा है कि आप उसको आपके सहनशीलता को दिखा रहा है कि आप उसको कितना टॉलरेट कर पा रहे हो,
कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाला इतना इरिटेट करता है और आपका जो टॉलरेंट होता है वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आपको बताना है कि सहनशीलता जो होती है वो किस द्रव्य पर पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी दैहिक निर्भरता को दिखलाता है कि आपका जो अंदर कैपेसिटी है, जो कंट्रोल करने की, वो कितनी है, उसको कितना आप उसे सहन कर सकते हो, उसको डिपेंड करता है आपके टॉलरेंस पे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तित्व के जीवन में निम्नलिखित में किसकी प्रबलता होती है? पहला ऑप्शन है अपूर्वता, ऑप्शन बी है निश्चितता, ऑप्शन सी है दूसरों के व्यवहार को नकल करने की या ऑप्शन डी भविष्य को संभालने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सर्टेनली या निश्चिंतता। ये आपको बताना है कि निश्चितता और या सर्टेनली होता क्या है। तो याद रखिएगा, निश्चितता एक भावनात्मक सिचुएशन होता है जिसे हर दिन कई लोग इसे गुजरते हैं। अगर साइकोलॉजी के लैंग्वेज में बोला जाए तो निश्चितता चेतना या भावना के समान सिचुएशन के रूप में विश्वास से जुड़ी हुई एक विचार पर समर्थन न्यूरोसाइटिक रॉबर्ट बटन ने लिखा था। एक वैज्ञानिक थे, न्यूरो न्यूरोसाइक्रिक, इनका नाम था रॉबर्ट बटन। रॉबर्ट बटन ने आपके साइकोलॉजी में सर्टेनली नाम की विशेषता को बताया था। इसे याद रखना, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसके बारे में आपको बताया जाता है कि जो भी आपका इमोशनल सिचुएशन होता है उसे हर लोग उस चीज़ से गुजरता है। इसके बारे में रॉबर्ट बर्न ने इसके बारे में ज़िक्र किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएँ होती हैं? जस्ट मैंने आपको बताया था जीएस का, इसके कितने स्टेज होते हैं, मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख रहे हो, तो आप आसानी से बता सकते हो इसके 3 स्टेज होते हैं, ठीक है? पहला सचेत अवस्था, दूसरा प्रतिरोध अवस्था और तीसरा परिश्रांति अवस्था। मैंने आपको तीनों डिटेल में बता चुका हूँ और इसका फुल फॉर्म क्या होता है जीएस का? जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको हिंदी में सामान्य अनुकूलन संरक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज पेपर का पेपर देखा होगा, जिनका पेपर कल हुआ है 15 मार्च 2024 को, जिनका पेपर हुआ था 1 टू 5, 6 टू 8, लैंग्वेज पेपर क्वेश्चन उठाकर देखना, कितना मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब है कि बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं आ रहे आपके लैंग्वेज पेपर का। और जिस तरह मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं आपके लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट में, वो सारे वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन है जो, अगर इंग्लिश जिनका कमज़ोर है, उनसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेंगे। और जहाँ तक मेरा खुद का सोच है, जैसे कि मैंने कल का पेपर देखा था, मुझे लगा था अगर जिनका हिंदी और इंग्लिश बिल्कुल भी आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका लैंग्वेज पेपर भी क्वालीफाई नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि आपके लैंग्वेज पेपर का जो क्वेश्चन था मॉडरेट टू हाई था। क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि उसमें आपके कंप्रेशन भी पूछा गया, उसमें आपको दिया गया कंप्रेशन सॉल्व करने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और मैंने आपको बताया भी था कि आपको लैंग्वेज पेपर्स कब सॉल्व करने हैं और तुक्के कैसे लगाने हैं और पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देख लेना। और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो लैंग्वेज पेपर का जितना भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, डेली आपको 6 बजे मैंने आपको वीडियो अपलोड किया हुआ है लैंग्वेज पेपर का, तो सारे वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज भी अब मैंने 6 बजे वीडियो अपलोड किया हुआ है लैंग्वेज पेपर का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जो आपका कल का पेपर हुआ है, उस बेस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है। और लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना, ऐसा ना हो कि आप मेन सब्जेक्ट पे फोकस करते रहो और लैंग्वेज पेपर आपका क्लियर ना हो, क्योंकि लैंग्वेज पेपर थोड़ा-सा लेंथी आ रहा है, थोड़ा-सा आपको उस पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार जो आपका बीपीएससी हुआ था उसमें काफ़ी आसान से क्वेश्चन थे, और जो आपका बीपीएससी 2.0 हुआ था उसमें लैंग्वेज का पेपर थोड़ा लेंथी था और बिल्कुल सेम पैटर्न आपके इस बार भी लैंग्वेज का पेपर लेंथी है। तो इसलिए बिना लैंग्वेज का प्रैक्टिस किए आप पेपर देने मत जाना। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट करना है तो आपको सिर्फ ₹50 में दिया जा रहा है 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित, जिसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपको क्वालीफाई करना ही पड़ेगा, 9 नंबर लाने होते हैं 30 नंबर में से।
अगर आप 9 नंबर लेके नहीं आते हो तो आपका मेन सब्जेक्ट पेपर काउंट नहीं होगा। इसलिए लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। सिर्फ़ ₹50 में 1500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अपना लैंग्वेज पेपर के अंदर कॉन्फिडेंट को बिल्ड कर सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, जिस उद्दीपक से तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबल, प्रत्याहार, प्रतिगमन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेसर या प्रतिबलक। क्वेश्चन नंबर 40 है, मनोवैज्ञानिक दबाव साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का स्रोत कौन सा नहीं होता है? पहला ऑप्शन है अभिघातक घटनाएं, ऑप्शन बी है कुंठा जिसे आप फ्रस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी है ड्रीन एंजाइटी या ऑप्शन डी है सामाजिक दबाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रतिबल कैसा चर है? मतलब आपको बताना है कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो कैसा चर है? स्वतंत्र है, आश्रित चर है या मध्यवर्ती चर है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो स्ट्रेस होता है वो किसी एक प्रकार का नहीं होता है, वो कहीं कई प्रकार का होता है और कहीं से भी आपके पास स्ट्रेस आ जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन रक्षा युक्ति है? पहला ऑप्शन है अहम शक्ति, प्रक्षेपण, काम शक्ति या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, प्रक्षेपण आपका रक्षा युक्ति माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का मूल कारण है? मतलब आपको बताना है कि जो प्रतिबल है, जो स्ट्रेस है, वो किस वजह से सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है? पहला ऑप्शन है गरीबी, गरीबी से हो सकता है, रोज़गार की कमी, इससे भी हो सकता है, गलत संज्ञान या ऑप्शन डी आपका शारीरिक क्षति। अगर इसमें ऑप्शन डी होता ऑल ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी टिक आउट करते ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इस ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव नहीं है, तो आपको इन 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना होगा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन सी आपका बेस्ट ऑप्शन दिख रहा है, गलत संज्ञान। गलत संज्ञान क्यों? क्योंकि आप अगर अच्छे संगत में रहते हो, अगर आप अच्छे साथी के साथ, अच्छे दोस्त के साथ आपका संगत है, तो आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप किसी गलत इंसान के साथ संगत में हो, जो चोर है या फिर वो कुछ ऐसा काम करता है, जो हमेशा आपको टेंशन ही मिलेगा, जो बाहरी समाज से आपको दिक्कत होगा। अगर आप किसी ड्रिंकर के साथ रहते हो, तो आपके घरवाले भी परेशान हैं और बाहर के समाज भी आपसे परेशान है, जिस वजह से आपको हमेशा टेंशन में रहोगे। अगर आप सही संगत में हो, जो अच्छे बच्चे हैं, जो अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने एग्ज़ाम को तैयारी करने में फ़ोकस करते हैं, अगर आप अच्छे संगत में रहते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगा। आपको अंदर एक पॉजिटिव स्ट्रेस देखने को मिलेगा, ना कि नेगेटिव स्ट्रेस। तो आपके संगत पे काफ़ी असर करता है आपका स्ट्रेस का होना और ना होना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि तनाव का पॉजिटिव पहलू कौन-सा है? पहला ऑप्शन है डी-स्ट्रेस, परिश्रांति, यूरो-स्ट्रेस या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पॉजिटिव पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मैंने पहले ही आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट किया था, उसके बारे में आपको बताया था कि जो भी आपके एक्सटर्नल आवेदक प्रति प्रतिक्रिया होती है, उसको बर्न आउट कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था? तो आपके सबसे पहले इसके बारे में मूड स्विंग जो नाम था, इसी को कहा जाता है मूड स्विंग बर्न आउट को। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? मतलब आपको बताना है कि आपके पास जो 4 ऑप्शन है, वो नेचुरल प्रतिबल कौन-सा है, आपको ये बताना है। कुंठा, फ्रस्ट्रेशन आपका नेचुरल नहीं है। विवाह विच्छेद जो शादी के बाद जो ड्रामा होता है, वो आपका नेचुरल नहीं है। भूकंप आपका एक नेचुरल स्ट्रेस है, अगर आपका भूकंप आ गया, तो आपके लिए एक सिरदर्दी है, एक टेंशन है समाज के लिए और आपके लिए।
तो भूकंप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भूकंप आपका नेचुरल प्रतिबल है। और कुसुमायोजन मैंने आपको बताया भी था कि कुसुमायोजन क्या होता है। कुसुमायोजन क्या होता है, जो आपका एडजस्टमेंट जो इंसान नहीं कर पाता है, उसको कहा जाता है कुसुमायोजक। जैसे कि अगर आप किसी जॉब को पाना चाहते हो, जैसे कि आपको आर्मी में जाना था, लेकिन उसके लिए आपको फैमिली और आपकी जो हेल्थ है, वो गवाही नहीं देता, वो एक्सेप्ट नहीं करता आपके आर्मी बनना, तो आप आर्मी नहीं बन पाओगे। उसकी वजह से आपको तकलीफ़ होगी, उसके लिए आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उस वजह से आप स्ट्रेस में रह सकते हो। तो फिर आप आर्मी का जॉब छोड़कर टीचर बनने की सोचते हो, तो जाकर उसको कहा जाएगा एडजस्टमेंट, मतलब आप किसी और काम को छोड़कर किसी और काम में खुद को एडजस्ट कर लिए, वो कहा जाता है एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आप टीचर नहीं बन पाते हो, उसको कहा जाता है कुसुमायोजन, मतलब उस काम के प्रति आप असफल हो गए, उसको कहा जाता है कुसुमायोजन, जो कि मैंने कल के पार्ट 1 में इसको लेकर मैंने अच्छे से आपको समझाकर बताया हूँ। तो पहला पार्ट आप ज़रूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि समायोजन और कुसुमायोजन में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है शियर, होल्मस, सैली या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा शियर। क्वेश्चन नंबर 48 आधुनिक दबाव शोध के जनक किसे कहा जाता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था हैंस के बारे में, जिन्होंने 1946 में आपके दबाव के प्रतिरोध को बारे में बताया था, हैंस सेल्स। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 प्रतिबल के प्रबंधन के लिए इन योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है? पहला ऑप्शन है संज्ञान में परिवर्तन, व्यावसायिक सहारा, पारिवारिक सहायता या ऑप्शन डी है सामुदायिक सहायता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा संज्ञान में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 50 प्रतिबल का उपयोग किस चर के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र, आश्रित, मध्य या ऑप्शन डी है अस्पष्ट चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा अस्पष्ट चर। क्वेश्चन नंबर 51 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है? एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, विवाह विच्छेद या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक प्रतिबल कौन है? विवाह विच्छेद, जो कि आपके समाज के सामने होता है, समाज के अंदर होता है। अगर आपकी फैमिली में या हस्बैंड वाइफ में कुछ भी होता है, तो सबसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा आपके समाज को टेंशन हो जाता है और उनके लिए गॉसिप के लिए एक सामान मिल जाता है, जिसको कहा जाता है विवाह विच्छेद। सामाजिक एक प्रतिबल है, जो कि समाज के सामने होता है और समाज के हित में किया जाता है। अगर आप शादी इतने धूमधाम से मनाते हो, इतना धूमधाम से आप शादी करते हो, वो किस लिए करते हो? क्योंकि आपका समाज दिखाने के लिए, समाज को बताने के लिए कि हम ये शादी कर रहे हैं। अगर शादी वैसे लोग भी करते हैं जो मंदिर में कर लेते हैं, जो चर्च में कर लेते हैं, जो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उसमें आपका समाज शामिल नहीं होता है। अगर जो आप कोर्ट मैरिज शादी करते हो, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होता है, तो आप देखना उसमें समाज आपको देखने नहीं आता है। क्योंकि समाज को नहीं पता कि आप कौन हो, शादी कब हुई है, कौन सामने वाला कौन है, क्योंकि उसमें आपके समाज काफ़ी कम इन्वॉल्व होता है, तो उसमें समाज ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। और जो लोग शादी काफ़ी धूमधाम से करते हैं, जो समाज को अपनी शादी में बुलाते हैं, वो होता है सामाजिक प्रतिबल, विवाह विच्छेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। स्ट्रेस की उत्पत्ति, स्ट्रेस का ओरिजिन वर्ड आपके ग्रीक से लिया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइनली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बताना है कि एक्सटर्नल आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अनुकूलन, बर्नआउट, समायोजन या ऑप्शन डी है खिंचाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा अनुकूलन। तो टोटल आज हमने पूरा 53 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए आपके चैप्टर 3 का। तो आज हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अभी तक आपने क्लास 11 का और क्लास 12 का चैप्टर 3 अभी तक हमने कंप्लीट किया। अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया हुआ है,
तो आपने एग्ज़ाम देने से पहले सारे वीडियो ज़रूर अटेम्प्ट कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी आपका टाइम या अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैंने आपको वही क्वेश्चन कराए हुए हैं जो कि आपके सिलेबस में है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराए गए हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग के लिए अगर आप लाइक शेयर करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करने की और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनाने की जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। और बहुत जल्द आपको टॉपिक वाइज़ में अगर 11-12 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो बहुत जल्द आप लोग के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो कि आपको टॉपिक वाइज़ जैसे कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से, तो मैं सिंगल ऐसा सोच रहा हूँ कि पार्टिकुलर एक टॉपिक लेकर जितने उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको कराया जाए। जैसे कि आपके फ्रॉइड से लेकर हो गया या फिर वाटसन्स हो गया या सिग्मंड फ्राइड्स हो गया, मैं एक-एक टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ़ उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया जाए। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहते हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ऐसे कंटेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करते हो कि आपको एक पार्टिकुलर टॉपिक पे सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर चाहिए, टॉपिक वाइज़ तो मैं उस पे विचार करूँगा और उस पे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके साइकोलॉजी में बार-बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की जाएगी। तो बस सब कुछ आप पे डिपेंड करता है आपके लाइक और शेयर करने पे। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन और थ्योरी और आसान भाषा में आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है, सिर्फ़ 200 में। अगर आपको सिर्फ़ एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो सिर्फ़ आपको 151 पे करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर मिल जाता है। दोनों लेने के लिए सिर्फ़ आपको 300 पेमेंट करना होगा, जिसके अंदर आपको 100% आपका साइकोलॉजी का सिलेबस कवर हो जाता है। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं और अपने एग्ज़ाम को तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो आप भी एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार मत कीजिए, अभी से अपने पढ़ाई को तैयारी कीजिए। अगर आपने तैयारी कर रखा हुआ है, तो आप इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपने तैयारी को और जाँच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी कंप्लीट हुई है। और प्रैक्टिस सेट और क्लास 11-12 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपनी कॉन्फिडेंट को आप बिल्ड कर सकते हो। तो लेने के लिए इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है।